वेलकम बैक टू आर्यभट्ट जी पॉलिटिक्स। आर्यभट्ट जी पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे जियो पॉलिटिक्स प्लस पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं। यानी कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेहरू वर्सेस मोदी, यानी कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू एंड रिसेंट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इनका कंपैरिजन, इनका अगर हम डिबेट कई बार होता है, बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं नेहरू को कि इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। कई बार बीजेपी कहती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया। तो लेट्स सी द एक्चुअलिटी, है ना। पॉलिटिक्स का चश्मा अगर हम उतार के देखें, है ना, नॉन बायस होके, है ना, पार्टी पॉलिटिक्स अगर ना करें और हम देखें दोनों ही पर्सनैलिटीज हैं अपने आप में, तो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अचीव किया इन्होंने इंडिया के लिए, तो देखते हैं। बेसिकली हमें समझना होगा इन दोनों पर्सनैलिटीज के बारे में जानने के लिए हमें समझना होगा नेहरू जी जब थे, यानी कि 1947 का इंडिया और 2023 का इंडिया, ये हम छोटा सा यहाँ पे अब देखिए, जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तब हमारे सामने क्या क्या चैलेंज थे सबको पता है। कंट्री डिवाइड हो गया था, है ना। 1947 में मारकाट हुई थी, 1948 में कश्मीर को लेके एक वार भी हुआ था, है ना। डाइवर्सिटी थी, है ना, डाइवर्सिटी ऑलरेडी थी, है ना। प्रिंसली स्टेट को ये बोल दिया गया था कि भाई आप या तो इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान करें, या चाहो तो फ्री भी रह सकते हो। तो सबसे बड़ी चैलेंज तो देश के सामने इंटीग्रेशन की थी। इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन की चैलेंज थी। दूसरी, है ना, डाइवर्सिटी एक प्रॉब्लम थी उस समय, तो मैं कहूंगा इंटीग्रेशन में, है ना, क्योंकि जैसे प्रिंसली स्टेट है वो सब अपना अपना अलग अलग चाह रहे थे उस समय, तो डाइवर्सिटी का भी इशू आ रहा था, है ना। डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना था, जो कि चैलेंज बन रही थी इंटीग्रेशन में। और क्या चैलेंज थी, है ना, अच्छी खासी पॉपुलेशन हमारी बढ़ चुकी थी। और क्या चैलेंज थी, लिटरेसी रेट अराउंड 16% के आसपास था। और क्या चैलेंज थी, हंगर बहुत ज्यादा थी, खाने के पास नहीं था। यूएसए से मांगा, यूएसए ने हमें दिया PL 480, ये वीट दिया था हमको, जो अपने वो शुगर को खिलाता था। आप सोच सकते हैं, लोन देने के लिए कोई रेडी नहीं था। रशिया जिसे हम अभी फ्रेंड कहते हैं, उससे में तो हमारे इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे, है ना। मना कर दिया था रशिया ने, यूएसए ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को लोन वगैरह देने के लिए, है ना। तो ये सारे इश्यूज थे, यानी कि बहुत बड़ी चैलेंज थी। दूसरा, ऊपर से सिविल वॉर का खतरा था देश के अंदर ही, हम स्टेबलाइज ही नहीं हुए थे, पार्टीशन का दुख था, फैमिलियां डिवाइड हो गई थी, यानी कि सोसाइटी भी डिस्टर्ब थी। तो आप देखिए चैलेंज क्या थी। और वर्ल्ड के जो महान फिलोसफर थे उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई ये कंट्री तो जो है 5 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला। और पाकिस्तान को बोला था कि ये मोस्ट स्टेबल कंट्री बनेगा और ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिलीजन के नाम पे बना था, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कर देखो तो इस्लामिक कंट्री है वो। तो उनको लगा कि ओके, कोई कन्फ्लिक्शन ही नहीं होगा, सिंगल रिलीजन है ना, तो स्टेबिलिटी के साथ चलेगा। बट इंडिया के बारे में क्या बोला, इंडिया तो डेमोक्रेटिक और ये सेक्युलर कंट्री बन गया है। डेमोक्रेसी तो हालांकि पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी बना था, बट लोगों को जो डाउट हो रहा था वो हमारी डाइवर्सिटी पे ही बेसिकली हो रहा था कि इंडिया ने सेकुलरिज्म अपनाया। क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने बोला कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू कंट्री बन जाए। हमारे यहाँ पे सभी धर्मों को सभी धर्मों के लिए जगह है, स्थान है। तो सेकुलरिज्म हमने अडॉप्ट उसी समय पे कर लिया था। हालांकि ये प्रियम्बल में बाद में चाहे वर्ड डाला हो 1976 में इंदिरा गांधी जी ने, है ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंदिरा गांधी ने कंट्री को सेक्युलर सेक्युलर बना दिया। सेक्युलर हम थे ही बाई नेचर शुरू से ही। तो वर्ल्ड के महान फिलोसफर ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 5 साल से ज्यादा कंट्री चलने वाला नहीं है ना। क्योंकि मल्टी रिलीजियस, मल्टी इथनिसिटी, है ना, कास्ट सिस्टम, डाइवर्सिटी, और सबसे बड़ी चैलेंज हंगर, है ना। 16% लोग पढ़े लिखे हैं, इनको समझाना, इनको साथ में लेके चलना दिक्कत है, इनके साथ मन की बात करना। अब क्या है, 2023 के भारत को देखते हैं, ये सब चैलेंजेस तो है नहीं, ये सब चैलेंज तो है नहीं। नई चैलेंज डेफिनेटली हैं,
बट अभी ये चैलेंज तो है नहीं, है ना। अभी लिटरेसी रेट अराउंड 75% है, तो ऐसे में लोग थोड़े समझदार हो गए हैं, इनके साथ मन की बात करना जो है वो इजी हो गया है ना, कंपेयर टू हेयर। बट फिर भी अगर हम नेहरू को देखें तो आप खुद सोचिए, क्या इन सब प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकला कंट्री? यस, सभी प्रॉब्लम से कंट्री को बाहर निकाल के लेके आए, है ना। और जो वर्ल्ड के फिलोसफर कह रहे थे 5 साल तक ये कंट्री नहीं चलेगा, उन सभी को रोंग साबित किया और एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में हमारी इमेज बनी। होती हैं गलतियां, हालांकि लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं 1962 का जो वार हम चाइना से हार गए, वहां पे चाइना को नहीं समझ पाए, है ना। और दो बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान हमसे ही अलग हुआ, बट क्या हुआ, एक एनिमी बोर्न हो गया हमसे, एक चाइना। दो एनिमी आपके सामने सिर पे खड़े हैं, और देश के अंदर डाइवर्सिटी है, कास्ट सिस्टम भी चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है लिटरेसी रेट नहीं है, हंगर इतने बड़े लेवल पे है। ये सिचुएशन है, ऐसे टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनना, आप बताओ ये अपॉर्चुनिटी थी या एक बहुत बड़ा सुसाइडल रिस्क था? मतलब प्राइम मिनिस्टर बनना सुसाइड करने के बराबर था, आप खुद सोच के देख लीजिए। अब क्या है, जो ये नेहरू को क्रिटिसाइज करते हैं, 75% लिटरेसी है, मन की बात करना आसान है, ठीक, अच्छी बात है। ये सब चैलेंज तो नहीं है ना। एनिमी दोनों बरकरार हैं, पाकिस्तान है, चाइना है ना। तो देखो नेहरू ने तो पॉलिसी बनाई थी पंचशील सिद्धांत, हिंदी चीनी भाई भाई, लोग इसको भी टोंट मारने के तौर पे यूज करते हैं, बट आपके सामने ऑप्शन क्या थे? आपके सामने जब आपकी मिलिट्री ही नहीं है, जब आपकी मिलिट्री स्ट्रोंग ही नहीं है, आपके सामने जब लड़ने का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कैसे इनसे जीत पाओगे, ये बताओ। और पाकिस्तान को यूएसए का फुल्ली बैकअप था उस टाइम पे, हैवी लोन भी दे दिए गए थे, तो ये समझने की बात है यहाँ पे, है ना। आपके सामने लड़ने के ऑप्शन नहीं थे, लड़के जीतने के, ठीक है। एज कंपेयर टू अगर स्पेसिफिकली चाइना देखोगे तो उनकी मिलिट्री हमसे कहीं ज्यादा आगे थी। अब हम आज के इंडिया पे आते हैं, ये सब चैलेंज नहीं है ना। तो बट चैलेंज क्या है, ठीक है, पाकिस्तान चाइना सेम कंट्री है, एलएसी का जो इश्यू है, डिस्प्यूट है, वो अभी तक बना हुआ है, रिजोल्व नहीं हुआ है ना, कन्फ्रंटेशन होती रहती है। पाक का जो इश्यू है, पाक के साथ हमारा पीओके का इश्यू, वो भी फिलहाल अभी तक बना हुआ है। सक्सेस अभी तक हुई है, 370 आर्टिकल को हटा दिया गया, कश्मीर के साथ अच्छा इंटीग्रेशन हो गया है, कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक बात है, कश्मीर तो हमारा था ही, है ना। तो ये ठीक है, ये अच्छी बात है कि 370 आर्टिकल हटा के और प्रॉपर इंटीग्रेशन जब हो गया। लेकिन अब चैलेंज अगर हम देखें तो पीओके एक चैलेंज है ना, चैलेंज है कि नहीं है। अब यहाँ पे भी आम पब्लिक की धारणा जो है कि को क्यों नहीं ले रहा इंडिया, पीओके की प्रॉब्लम क्या है, पीओके का इश्यू क्या हमारा केवल पाकिस्तान के साथ है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना के यहाँ से जब रोड बन चुके हैं, तो चाइना चाहेगा कि पीओके इंडिया ले ले? नहीं चाहेगा। बेसिकली हमें पीओके लेने के लिए अगेन चाइना से ही हमारा कन्फ्रंटेशन होगा, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। न्यू पार्लियामेंट में अखंड भारत का मैप तो लगा दिया, क्या अखंड भारत आप बना पाओगे? ये चैलेंज है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी चैलेंज है। हालांकि अचीवमेंट भी है काफी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, और जो दुनिया में जो हमारा जो रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, वो आप देख ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परमानेंट यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी हम काफी जोर लगा रहे हैं। और अगर आप देखो तो कोरोना के टाइम पे और साथ में चाइना के जो कन्फ्रंटेशन हुआ था एलएसी पे, दोनों ही चीजों को हम इस बुक प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस चैलेंज को बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया, यानी कि प्रूफ किया अपने आप में गवर्नमेंट को कि यस दिस इज गुड गवर्नमेंट। पर ठीक है, ये चैलेंज तो आई थिंक ये जो चैलेंज थी यहाँ पे नेहरू जी के सामने, उतनी बड़ी चैलेंज तो नहीं थी, बट फिर भी चलो स्मार्टली हैंडल किया, प्रूफ किया, यानी कि पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल तो है, बात ठीक है। बट अभी भी चैलेंज जो हैं, जो रह गई हैं, या जो 1962 में हमसे गलती हो गई थी, है ना। गलती देखो इंसान से होती है, गलती हो गई, नेहरू ढंग से, मतलब ये कह सकते हैं अंडर एस्टिमेट करके चाइना को, है ना। इसके पीछे भी एक रीजन था, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि इनसे कैसे क्या गलती हुई। बट फिलहाल मैं कहूंगा प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने भी चैलेंज है, प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने भी चैलेंज है, पाकिस्तान और चाइना दोनों की चैलेंज बरकरार है।
आप कुछ ऐसा कीजिए कि चाइना का बल्कनाइजेशन कीजिए, चाइना को ब्रेक कीजिए, पीओके को ले लीजिए। अगर आप ये कर पाते हो तो आप भी एक हायर लेवल के लीडर हो। तब आप हम कहेंगे कि कंपैरिजन जो है बनता है, कंपैरिजन जो है बनता है। अदरवाइज आप देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन थी, तो रियली मैं कहूंगा कि नेहरू जी थे वो ग्रेट लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी भी ग्रेट लीडर हैं, बट इन्होंने अभी चैलेंज को ओवरकम करना है ना। पोटेंशियल है, डेफिनेटली कर सकते हैं, कैसे करते हैं या कितना कर पाते हैं ये तो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा। बट फिलहाल जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को इन सब चीजों का नहीं पता। जो 1947 में हमारी सिचुएशन थी, वो बस केवल 1962 के वार में इंडिया हार गया, इसको लेके पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि बड़ी बात थी, मानते हैं गलतियां हुई इनसे, बट ये जो किया है ये भी डिस्कस है ना, नोट करने वाली बातें हैं। इन मुद्दों पे भी आप ध्यान दीजिए, है ना। फिलहाल मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, इसी पेस में चलते रहे तो बहुत बिल्कुल फास्ट प्रोग्रेस होगी, देखते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत वंस अगेन।